नमस्कार दर्शकों, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। ये साइमल कास्ट है, यानी कि इस वक्त हिंदी और अंग्रेजी रिपब्लिक के दोनों चैनलों पर लाइव हैं। भारत के वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, द यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, अनुराग ठाकुर इज लाइव विथ मी फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री, फ्रॉम हिज ऑफिस। अनुराग जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप लाइव हैं। सारे दर्शक आपकी बातें सुनेंगे और बड़ा दिन है आपके लिए। और आपको आज प्रधानमंत्री ने जब संबोधन किया पूरे देश को, तो उसमें निर्मला सीतारमण जी को और आपको नाम लेकर उन्होंने सराहा, ये बहुत बड़ी बात है। द प्राइम मिनिस्टर पर्सनली कॉम्प्लीमेंटेड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एंड यू in the course of his national address, so I think that is very very significant. अनुराग जी, बधाई हो आपको इस बजट के लिए। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इस बजट को बनाने में, धन्यवाद अर्नब जी, इस बजट को बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है और मैं चाहता हूं कि रिपब्लिक भारत के जितने दर्शक हैं उनको अगर आसान शब्दों में आप बताएं कि ये बजट किसके लिए है और किस विजन से बनाई गई है। देखिए, किसी भी देश के लिए बजट एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है और सारे देश की निगाहें उसके लिए रहती हैं। और विशेष तौर पर जब कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया त्रस्त है, दुखी है, उससे बाहर आना चाहती है, तो बहुत सारी इकोनॉमीज़ ने ये तय किया होगा कि किसी को अपनी अर्थव्यवस्था बचानी है, किसी ने जान बचाने का काम किया होगा। लेकिन कोविड-19 के चलते मोदी जी ने फ्रॉम द डे वन ही सेड कि द लाइफ ऑफ एवरी इंडियन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी। एक एक व्यक्ति की जान बचाने का प्रयास किया गया। जान है तो जहान है, इसके साथ काम किया। और दुनिया भर में सबसे कम मृत्यु दर कहीं पर है तो भारत में है, उन देशों में से एक भारत है। और उस समय भी हमने जान बचाने के लिए प्राथमिकता दी। फिर हम आए जान भी और जहान भी। जब आत्मनिर्भर पैकेज 1 और 2 हमने दिया, तब इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, बचाने के लिए प्रयास किया। और अर्नब जी, मैं कहना चाहता हूँ रिपब्लिक भारत पर भी कि पिछले 4 महीनों में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हर महीने हुई है। जनवरी महीने में रिकॉर्ड कलेक्शन लगभग 1,20,000 करोड़ हुई। दिसंबर में लगभग 1,15,000 करोड़ रुपया हुई। और इस बार के बजट में चुनौती ये थी, क्या किया जाए। जनता के ऊपर बोझ नहीं डालना है। मोदी जी का मानना था कि जनता के ऊपर कोई टैक्स का बोझ ना जाए और देश को आत्मनिर्भर भी बनाना है, उस दृष्टि के साथ चलना है। तो हमने वही किया, कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला, कोई किसी के ऊपर ज़्यादा किसी को टैक्स नहीं देने पड़ेंगे, पहले जैसा रखा है। लेकिन कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर 34.5% हमने बढ़ाया है, लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपया बढ़ाया है। और देखिए, सड़कों के क्षेत्र में परिवहन मंत्रालय के लिए, सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए हम लोगों ने 1,18,000 करोड़ रुपया दिया। रेलवे मंत्रालय के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 1,10,000 करोड़ दिया। जल जीवन मिशन कि शहरों में और गांव में पानी घर तक आए, नलके से आए, नल हर घर नल, नल से स्वच्छ जल आए, 50,000 करोड़ रुपया उसके लिए दिया। और एक और बड़ी बात, केवल कोविड-19 से लड़ने के लिए नहीं, इसके आगे के लिए भी हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिकॉर्ड 137% इंक्रीज किया है, बढ़ोतरी की है। यानी कि 2,23,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, 137% ज़्यादा है पिछले साल से। जिसमें प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, 64,000 करोड़ रुपया उसके लिए रखा है। 35,000 करोड़ रुपया कोविड वैक्सीन के लिए रखा है, ताकि हिंदुस्तान के गांव में भी एक सवाल, टेस्टिंग लैब्स बन सके, छोटा सवाल बन सके, वेलनेस सेंटर बन अनुराग जी, सॉरी मैंने आपको आप बोल रहे थे उसके बीच में इंटरप्ट किया, मगर ये सवाल बहुत लोग कर रहे हैं, इसलिए आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप इसके बारे में ज़रा हमें क्लैरिफिकेशन दे दें कि ये जो 34,000 करोड़ रुपए कोविड वैक्सीन के लिए दी गई है, इसका लोगों पर क्या असर होगा, या क्या ये पैकेज जो है 34,000 करोड़ की, क्या इसका मतलब है कि जो कोई एक आय दर के अंदर जो हैं उनको फ्री वैक्सीन मिलेगी? इसका लोगों पर कैसे इम्पैक्ट होगा, जरा इस पर कुछ आप अगर कुछ उल्लेख कर सकें। अर्नब जी, आपने अच्छा सवाल पूछा है।
लेकिन अर्णव जी, अगर आप देखेंगे मार्च 2020 को, तो जब लॉकडाउन भी हुआ तो उसके बाद हमारी प्राथमिकता लोगों की जान बचाने की थी। एक भी पीपी किट नहीं बनती थी। भारत ने आत्मनिर्भर भारत का रास्ता देखा, आपदा में अवसर ढूंढे, तो आज हम भारत को तो पीपी किट्स देते ही हैं, दुनिया भर के देशों को पीपी किट्स देते हैं। मेडिसिन हमने दुनिया भर के देशों को दी। कोविड वैक्सीन 2 हम यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं और 100 से ज़्यादा देशों को अब तक हम कोविड वैक्सीन दे चुके हैं। ये 35,000 करोड़ रुपया जो है, ये कोविड महामारी से लड़ने के लिए, उसकी वैक्सीनेशन के लिए है। और हमने ये भी कहा है कि केवल यही 35,000 करोड़ नहीं, भविष्य में और भी आवश्यकता पड़ेगी तो भारत सरकार उससे पीछे नहीं हटेगी और पैसा भी इसमें डालने के लिए तैयार है। हमने ये लड़ाई बड़ी ताकत के साथ लड़ी है, सभी राज्यों को साथ में लेकर लड़ी है, देश के मीडिया और कोविड वॉरियर्स और देश की जनता को साथ में लेकर लड़ी है, और इस लड़ाई को अब तक हम जीतने में सफल हुए हैं और आगे भी कोरोना को हराएंगे, भारत को जिताएंगे। हमारे लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है। जरूर। आप हमारे देश के उभरते हुए युवा नेता हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और आपसे बड़े जो राहुल गांधी है, उन्होंने आज जो कहा उस पर मैं चाहता हूं आप एक डायरेक्ट रिप्लाई हमारे प्रोग्राम पर दें। अनुराग जी, उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के हाथों में पैसे देने के बारे में भूल गई, और उन्होंने आगे जाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की योजना भारत की जितनी संपत्तियां अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप दे। एक तरह से जनरल वाली बात कही है, कोई स्पेसिफिक बात नहीं कही है, मगर फिर भी मैं चाहता हूं आप इसका जवाब दें। देखिए, कुछ लोग जिनका इतिहास यही रहा हो कि पैसा लेना कैसे है, बहुत सारे आरोप भी हैं, कुछ लोग बेल पर भी हैं, वो तरह तरह की टिप्पणियां भी करते हैं। लेकिन मैं एक बात तो कहना चाहूँगा, क्योंकि एक सांसद ने सवाल पूछा है, जरूर देना चाहिए। एक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने पूछा है, मुझे जरूर जवाब देना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि अगर हम 1 करोड़ और महिलाओं को गैस कनेक्शन देने जा रहे हैं मुफ्त में, तो क्या राहुल जी उसका विरोध करते हैं? हमने 8 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन पहले मुफ्त में दिया, क्या उसका विरोध करते हैं? हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में 137% ज़्यादा खर्च करना चाहते, क्या उसका विरोध करते हैं? हम लोग सड़कों पर 1,18,000 करोड़ खर्च करेंगे, रेलवे पर 1,10,000 करोड़ खर्च करेंगे, उसका विरोध करते हैं? हम डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और सीना ठोक कर कहते हैं, पूरे खुले मन से कहते हैं कि हमारी सरकार की नीति है कि स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर हमने तय किए हैं। स्ट्रैटेजिक सेक्टर में एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कम से कम रहेगी और ज्यादा से ज्यादा 4 रहेंगी, और उससे ज्यादा होंगी तो उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। नॉन स्ट्रैटेजिक में सबको प्राइवेटाइज समय समय पर किया जाएगा, मार्केट कंडीशंस को देख के किया जाएगा। पैसा अच्छा मिल रहा होगा तो उसको बेचा जाएगा और उसको कॉर्पोरेटाइज किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा, ताकि उसका साइज बढ़ सके, स्केल बढ़ सके, उनका आकार और व्यापार बढ़ सके। ये अर्नब जी इसलिए जरूरी है, आज देश का आम आदमी कर देता है, आपने टैक्स दिया भारत सरकार को, हमें उसको लगाना चाहिए दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए, सड़क के लिए, रेल के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए और बाकी सुविधाओं के लिए। क्या हम उस पैसे को एयर इंडिया की सैलरीज या कुछ ऐसे बैंक जो बिल्कुल घाटे में लगातार चल रहे हैं उनकी सैलरीज के लिए दें, इंश्योरेंस कंपनी के लिए? क्या सरकार का काम धंधा करना है? अगर ये इंस्टीट्यूशन लंबे समय से नहीं चल पा रहे, कोई प्राइवेट सेक्टर में इसको चला सकता है, वो चलाए, वो प्रॉफिट कमाएगा, देश को टैक्स देगा। और हमने दूसरा जो कहा कि हमने इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 49% से 74% करने की बात कही, उस पर हमने एक बात स्पष्ट कही, इन्वेस्टमेंट भी आएगी, इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ भी होगी, रोजगार भी मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया कि 50% डायरेक्टर जो हैं भारत की मूल के रहने वाले हों, भारतीय मूल के यहाँ के नागरिक हों और यहाँ के रहने वाले हों। जो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसका एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान में रहेगा, बाहर नहीं ले जा पाएंगे। हमने सारे वो फैक्टर्स इंक्लूड करके ये सुनिश्चित किया है कि देश की ग्रोथ भी हो, कंपनीज की ग्रोथ भी हो और सरकारों को नुकसान भी ना हो, किसी का रोजगार ना जाए। क्या आप नहीं चाहते कि एविएशन सेक्टर में 4-5 और कंपनी ज्यादा काम करें? वो भी करें, लेकिन एयर इंडिया में हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए डालना पड़ता है। अगर कोई हमसे अच्छा चला सकता है सरकार से, तो क्यों नहीं चलाना चाहिए? अनुराग जी, और हर सेक्टर में जब ज्यादा प्लेयर्स आए तब उसमें ग्रोथ ज्यादा हुई है।
बिल्कुल अनुराग जी। अनुराग जी, एक सवाल है, मैं ये हमारे रिपब्लिक टीवी इंग्लिश और हिंदी के दर्शक दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में संक्षिप्त तौर से आपको मैं ये सवाल पूछूंगा और आप जैसे हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल सकते हैं। Anurag ji, you've done a lot for every sector, from farmers to industrialists, but the middle class, the tax-paying salaried middle class, they have a feeling in the first COVID budget, you forgot about them. तो इसको मैं अभी हिंदी में आपसे सवाल करूंगा कि अनुराग जी, आपने बजट में किसान से लेकर कारोबारियों तक सब तबके के लिए कुछ ना कुछ आपने दिया है, किया है, लेकिन मध्यम वर्ग के लोग जो है, जो नौकरी करते हैं, टैक्स देते हैं, उन्हें लगा कि कोरोना के बाद पहले बजट में उन्हें टैक्स में छूट मिलनी चाहिए थी। They should have got a tax break. देखिए अर्नब जी, हमने पिछले कुछ वर्षों में लगातार इनकम टैक्स को कम भी किया है, इंडिविजुअल को भी और कॉर्पोरेट टैक्स रेट को भी। और आज दुनिया भर में सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स में से एक भारत देश आता है। इंडिविजुअल टैक्सेस में भी हमने लगातार पिछले कुछ वर्षों में कटौती की। जब जब संभव हो पाया हमने वो सुविधाएं देने का काम किया। जब कोविड-19 महामारी आई तब सबसे बड़ी चुनौती थी कि गरीब को अन्न और धन की कमी ना आए। तो जो गरीब थे पहले हमने उसके लिए 80 करोड़ लोगों के लिए 8 महीने तक 5 किलो गेहूं, चावल, दाल देने का काम मोदी सरकार ने किया, जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। 8 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी भारतीयों को 3 महीने तक अनाज हमने मुफ्त में देने का काम किया। 30 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के खाते में 31,000 करोड़ रुपया कैश हमने डालने का काम किया। हमने 3 करोड़ वृद्ध, विधवा, दिव्यांग के खाते में 3,000 करोड़ रुपया डाला। 9 करोड़ किसानों को हम अब तक 1,10,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से। कर्मचारी भविष्य निधि में हमने 6,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दोनों के हिस्से का 24% पैसा हमने उसमें डाला। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड हो या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेलफेयर फंड हो, हमने उसमें भी लगभग 50,000 करोड़ रुपया जो था उसको हमने कर्मचारियों के लिए खर्च करने के लिए वहां मगर टैक्स कट, अनुराग जी, टैक्स कट बात करते हैं। टैक्स कट पूछता है भारत, मध्यम वर्ग को टैक्स कट क्यों नहीं मिला? मैं इसीलिए उस पे आ रहा हूं कि पहले गरीब के लिए किया, फिर मध्यम वर्ग के लिए जिसकी नौकरी जा रही थी उसकी नौकरी बचाने के लिए हमने ईपीएफओ की कंट्रीब्यूशन 12% एम्प्लॉयर की और 12% एम्प्लॉय की, दोनों % हमने दी, 24% हमने दी। इसके अलावा जो कंपनीज बंद हो सकती थी हमने उनको कहा कि हम आपको 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल देते हैं। अतिरिक्त जो पैसा हमने दिया बगैर किसी गारंटी के, यानी कि बगैर उनको जमीन गिरवी रखी, घर गिरवी रखा, हमने तब भी उनको दिया। लोगों का रोजगार बचा, लोगों के धंधे बचे। फिर जिनको मॉरिटोरियम का पैसा, मॉरिटोरियम दिया हमने ताकि उनको ब्याज की किस्तें वापस ना करनी पड़े। अब हमने कहा है कि जो अपनी एम्प्लॉय को वापस रखेगा उसका भी हम ईपीएफओ का पैसा 12% एम्प्लॉय का, 12% एम्प्लॉयर का, 24% हम 2 साल तक केंद्र की सरकार देगी। हमने वो सब कदम उठाए। इसके अलावा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं, इससे जॉब क्रिएशन और होगी। 60 टेक्सटाइल पार्क आएंगे, जॉब क्रिएशन और होगी। 3 बल्क ड्रग पार्क आएंगे, जॉब क्रिएशन और होगी। 4 मोबाइल डिवाइस मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पार्क आएंगे, उससे होकर पीएलआई स्कीम 10 आएंगी, उससे जॉब क्रिएशन होगी। वापस अर्थव्यवस्था की जो वी शेप रिकवरी हो रही है उसके कारण भी अब और बल मिलेगा। एफडीआई रिकॉर्ड भारत में आई, आप कह रहे हैं कि इसके कारण जॉब क्रिएशन भी होगी, अर्थव्यवस्था को भी और ताकत मिलेगी। What you're saying is, and let me reply in English also that we briefly, because I have one more question in English also, you can put that as well with your reply. Anurag ji, there is a 2.5 rupees per litre on petrol and 4 rupees per litre on diesel, which has created a controversy. Some people are saying this is 100% indirect tax on petrol and diesel. I want you to clarify that. What is this cess and how does it impact the consumers? हिंदी में पूछूंगा, इस पर भी आप जरा हमें जवाब दें। जो 2.5 रुपए पर लीटर पेट्रोल और 4 रुपए पर लीटर डीजल की बात चल रही है, इसको कई लोग कह रहे हैं कि एक तरह से 100% इनडायरेक्ट टैक्स सरकार ने लगा दिया और इससे कीमतें बढ़ेंगी। इस पर जरा आप थोड़ी सी अपनी और की क्लैरिफिकेशन कर दें, थोड़ा कंफ्यूजन है इस पर। Let me make it very clear, absolutely clear to the viewers of Republic Bharat, that there won't be even 1 rupee hike as far as the impact of agriculture infrastructure cess is concerned on the petroleum products. Okay. I'm making it very, very clear because we have made some changes in the excise duty, and in lieu of that we have put this agriculture cess, agriculture infrastructure cess. So there won't be any impact as far as the consumer is concerned. There will not be any
additional burden on the consumer, not even 10 पैसा. Let me make it very clear. हिंदी में भी मैं कह देता हूं, उपभोक्ता पर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई पेट्रोल डीजल के इसके दाम नहीं बढ़ेंगे. हमने एक तरफ से एक्साइज ड्यूटी कम भी की है और ये सेस लगाया है ताकि किसानों के लिए कृषि का आधारभूत ढांचा बनाकर दिया जा सके. तो मैं देश की जनता को रिपब्लिक भारत के माध्यम से कहना चाहता हूं, कोई तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे. अगर कोई राज्य की सरकार अपने लेवल पे टैक्स बढ़ाती है तो शायद बढ़ जाए, लेकिन केंद्र सरकार के इस बजट के माध्यम से या इस बजट की घोषणाओं के कारण तेल के दाम बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे. आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर. एज फार एज द मिडिल क्लास इज कंसर्न, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. व्हेन the COVID-19 happened, many businesses were about to shut. The central government came forward and provided 20% additional working capital without any additional bank guarantee required. Nobody has to give their land, building, or anyone has to pledge anything to get that additional 20% working capital. We have announced 3 lakh crore rupees scheme for that, emergency credit line guarantee scheme, and I will say it on record that close to 2,43,000 crore has already been sanctioned under that scheme. More than 90 lakh units have taken the advantage of that. People have survived, the industry has survived because of that. That is one. Second is for the individual and for the companies, whether it is MSMEs or others, we have provided moratorium period for a period of 6 months. So nobody has to give their installments or the principal amount in those 6 months period. Third, we have rescheduled or done the reconstruction of the many bank accounts which was required as per the guidelines of the RBI. That is the third. Fourth, up to the 2 crore rupee account, there is no more compounding interest which has been charged by the bank, so that advantage has been given to them. Fifth, we have paid the employer provident fund from the government of India side, 12% employee share and 12% the employer share. And that is close to 6,700 crore rupees. We have also, that is a 6th point, is for any employer who calls their employees back and give them employment, we will be paying, say, close to the employer share and the employee share for the next 2 years. There are details of this scheme also, so that more and more people can get the job back. Seventh, I would like to say we are spending more on the capital expenditure, which is additional close to 34.5% more. Say about 5.5 lakh crore will be spent more on the capital infrastructure expenditure. That will further create more jobs. Absolutely. And there will be multiplier effect close to 2.5 times you could see in the near future. तो मैं हमारे रिपब्लिक भारत के दर्शकों संक्षिप्त में कहना चाहता हूं कि जो वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के लिए कई सारी स्कीम्स हैं. हाँ, टैक्स कट नहीं हुआ है, टैक्स बढ़ाया भी नहीं गया है, उसी लेवल पे है, मगर कई सारे स्कीम्स हैं जिससे मिडिल क्लास पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगी, नौकरियां बनेंगी. और अलग अलग स्कीम्स को अगर एक साथ किया जाए तो मिडिल क्लास के हाथ में पहले से ज़्यादा कैश होगा. ये बहुत ज़रूरी था, ये क्लैरिफाई करना. अनुराग ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद. आप आज थोड़ी ब्रेक लेंगे कि नहीं, कि आप बिना ब्रेक के चलते रहेंगे? मोदी सरकार वित्त राज्य मंत्री को 2-3 दिन की छुट्टी देती है कि नहीं? सुबह 8 बजे से नॉन स्टॉप ही चल रहा है, 12 घंटे तो हो गए. well, you have a lot of energy. छुट्टी नहीं है, मोदी सरकार में काम ही काम है. बिल्कुल बिल्कुल, देश के लिए काम. अनुराग ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच. इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद.